कोरोना से लड़ाई में अगर 22% लोग समझते हैं कि देश उनकी सबसे बड़ी सफलता है, कोरोना का आर्थिक स्थिति पे असर आप देख लीजिए नीचे। आय बढ़ी 9% लोगों की कोरोना में, आय में कमी हुई 64% लोगों की, लेकिन 22% आदमियों को इसके बावजूद लग रहा है कि कोरोना से लड़ाई मोदी सरकार की बड़ी सफलता है। जो यशवंत ने कहा वो बिल्कुल सही है कि जिन लोगों के घर पे कोई मुसीबत नहीं आई, जिनको कोरोना नजदीक से छू के नहीं गया, उनको जिस अंदाज में टीके लग गए, जिस अंदाज में वैक्सीनेशन हो रहा है, वो इस सरकार की बड़ी सफलता लग रही है और सरकार इसको बड़ी सफलता के तौर पे प्रोजेक्ट भी कर रही है। लेकिन वो जो लोग हैं, जिनका ये अभी विजय जी जिक्र कर रहे थे कि भाई बेरोजगारी रहे, महंगाई रहे, चाहे जो रहे, वोट तो हमें नहीं देना है, वो मोदी जी की तरफ झुके हुए हैं, ये साफ-साफ दिख रहा है इसमें। लेकिन इसके साथ ये भी दिख रहा है कि एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों का लाभ किसको मिला। वहाँ जनता जवाब दे रही है, मैं तो जवाब दे नहीं रहा हूँ या यशवंत जी ने जवाब दिए नहीं है। 48% लोगों को लगता है कि बड़े व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। 8% को लगता है कि छोटे व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। 8% है नौकरी पेशा, 12 किसान, दिहाड़ी मजदूर 7। किसान और दिहाड़ी मजदूर को एज कैटेगरी कोई लाभ नहीं है, ये अगर आप ध्यान दें, इसके पीछे जाएं इस सवाल के। किसान को लाभ क्या है कि उसको कुछ पैसा दिया गया है, किसान को यही लाभ है। दिहाड़ी मजदूर को भी यही लाभ है। नौकरी पेशे को क्या लाभ मिला है मुझे तो नहीं पता है, और मुझे लगता है कि अगर मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोग, मिडिल क्लास के लोग, जिनके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी है, वो इस गणित में कहीं है ही नहीं, तो शायद ये कुछ और तस्वीर दिखाता है। कुछ लोग मन में कुछ और सोच रहे हैं, सामने कह कुछ रहे हैं। वरना अगर सरकार की नाकामी में महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन जैसे मुद्दे हों, उसके बाद एनडीए सरकार में अर्थव्यवस्था को खराब या बहुत खराब बताने वाले लोग कुल मिलाकर 26% हैं। 74% लोग उसको औसत अच्छा या बहुत अच्छा मानते हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी कैसे मुद्दा हो सकते हैं? ये मैं यशवंत जी के सर्वे पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। इन्होंने जिनसे सवाल पूछे हैं और ठीक है, रखे हैं मैं जिनके सामने, यशवंत से सवालों का जवाब दे लेता हूँ लेकिन ये कि सवाल इस समाज यशवंत आज की तारीख में पिछले 7 सालों में कम से कम पिछले 4-5 साल आशुतोष एक चीज में जोड़ना चाहता हूँ आलोक जी की बात के साथ ही। आलोक जी ने जो बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी यही सवाल करना चाहता हूँ यशवंत जी से कि जितने हम सवाल करते हैं सर्वे में, क्योंकि आप उसको सर्वे को विस्तार देने के लिए और उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे सवाल लेते हैं, तो क्या आपका अनुभव, क्योंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव है, कि जो लोग सर्वे में जिन इश्यूज को बनाते हैं, वो महंगाई है, बेरोजगारी है, कोविड है, अर्थव्यवस्था है, या तमाम स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कई बार होता है बीएसपी जैसे हम बोलते हैं, बिजली, सड़क, पानी, वो भी इशू होते हैं। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं, वो किसी भी चुनाव के हों, उनमें से 90% टाइम इनमें से कोई इशू रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो क्या जो आलोक जी कह रहे हैं, मैं उस बात के साथ सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि क्या लोग सर्वे में उस बात को नहीं बोलते जो उन्होंने अपने मन में रखी हुई है, या वो औपचारिक तौर पे हाँ, या हमने ये सवाल रखे हुए हैं क्योंकि हमारे दिमाग में जो महंगाई बड़ा इशू होता है, उनके लिए तो शाक्य और मौर्य और त्रिवेदी और देशमुख होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोट के वक्त में। ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना। यशवंत, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा यशवंत आपको। मैं कोशिश पूरी करूंगा अपनी लिमिटेड समझ में, क्योंकि कई बार ग्लास हाफ फुल और ग्लास हाफ एम्प्टी वाला जो दुविधा होती है, ये बड़े बड़े लोगों को दुविधाग्रस्त करती है। सच्चाई होती है गिलास आधा भरा भी होता है, आधा खाली भी होता है। लेकिन एक तो ये कि चुनावी मुद्दे और मुद्दे ये दो अलग अलग चीजें होती है। ये आप सभी लोग अच्छे से, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, आप जानते हैं। तो हम जब रोज पूछते हैं कि भाई आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है या देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो मुद्दा बताना और उसको चुनावी मुद्दा समझना, ये दोनों अलग अलग है। एक हम लोग उसमें एक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। दूसरा, हम दिक्कत पूछने के बाद में एक सवाल साथ में हम और भी करते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी ये इस समस्या का समाधान कौन नेता, कौन पार्टी, कौन कर सकता है? क्या स्ट्रक्चर है जो इसका समाधान दे सकता है? शुरू में मतलब 2014 से लेकर के आप मान के चलिए कि 2018 तक तो उसमें एनडीए रनअवे आता था नंबर, और यूपीए बाकी सब बहुत नीचे आते थे।
2018 के बाद से उसमें ट्रैकर में नन ऑफ द अबव, कोई भी इसका समाधान नहीं दे सकता, ये लाइन धीमे 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 बढ़ती गई। इस समय सबसे ज्यादा लाइन वो है, और नंबर 2 पे एनडीए है, और बाकी यूपीए सबसे नीचे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल मेरी दिक्कत है, ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता। इस दिक्कत का सॉल्यूशन कौन दे सकता है, ये भी एक कैलकुलेशन लोगों के दिमाग में चलता है। और अगर कोई भी, इसमें मैं थोड़ा सा मानता हूं कि एक ट्रस्टवर्दीनेस का फैक्टर ऐड हो जाता है, कि मुझे उम्मीद है, मुझे इस बात का भरोसा है कि आशुतोष मेरी समस्या का ज्यादा बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। तो आशुतोष भले ही अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हो, लेकिन मेरी उम्मीद अभी भी है कि आशुतोष ही निकाल सकते हैं। मुझे किसी XYZ पे उतना भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कि वो शायद इसका नहीं निकालेंगे। दूसरा, मैंने इतने सालों में एक चीज ये भी देखी कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, बशर्ते महंगाई के साथ में साइड बाय साइड करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए, क्योंकि तब लोगों के सामने एक वो होता है कि ये करप्ट हैं, इसलिए हमारी महंगाई ज्यादा है। ये एक बड़ा घातक का कॉम्बिनेशन होता है। 2013 के समय में ये सबसे ऊपर नंबर 1 करप्शन और नंबर 2 महंगाई, ये दोनों सबसे बड़े मुद्दे थे, जिसका बहुत घातक तालमेल था। मुझे लगता है कि परसीव्ड करप्शन के ऊपर अभी भी नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से और वैसे भी इस सरकार के ऊपर कोई भी वैसा आरोप चिपक नहीं पाया है। इसीलिए बहुत कई बार लोग मजाक में या उसमें टेफ्लॉन पीएम भी बोल देते हैं उस तरीके से। और पिछले चुनाव में हम देख चुके हैं कि चौकीदार चोर है वाला नारा बुरी तरह से बैकफायर किया, उससे लाभ तो नहीं मिला, बैकफायर अलग से हुआ। तो मुझे लगता है कि महंगाई बढ़ी है, ये एक संकट है, लेकिन जो उसके साथ वाला जो दूसरा एक आरोप चेप होता है, जिससे वो महंगाई और भी ज्यादा चुभती है, वो वाला शायद अभी वो चीज नहीं है, इस कारण से उसके ऊपर वो आरोप या उस तरीके का नेगेटिविटी सामने नहीं आई। तीसरी चीज कि जो हम स्प्लिट वोट की बात बार बार करते हैं, पिछले कई सालों में हम लगातार देख चुके हैं, लोग विधानसभा और लोकसभा की वोटिंग को बिल्कुल अलग रखते हैं। और विजय जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश का चुनाव हार भी जाती है, समाजवादी पार्टी सत्ता में आ भी जाती है, अखिलेश यादव को मानिए 350 सीट मिल जाती हैं, तो भी आप लिख के रख सकते हैं कि यूपी में बीजेपी कम से कम 65 लोकसभा सीट 2024 में दोबारा जीत के आएगी। क्योंकि उसी सर्वे में जिसमें लोग हमको असेंबली इलेक्शन में वोटिंग इंटेंशन बीजेपी का 40% बताते हैं, समाजवादी पार्टी का 33-34 बताते हैं, लोकसभा का वोटिंग इंटेंशन पूछते ही वो 10% का ब्लॉक ऐसे दो साइड में भागता है। तो एक करीब 10 से 15% आपने देखा है पिछले 7 सालों में, हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में हर राज्य में करीब एक कहने का तरीका आशुतोष होता है कि बीजेपी को लोकसभा से 15% वोट औसतन विधानसभा में कम मिलते हैं, 10 से 15। यही फैक्ट अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो शायद आपको समझ में आएगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मोदी डिविडेंड मिलता है 10% का औसतन। फैक्ट वही है, मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूं ताकि मैं आपको उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बीच का मैं अंतर समझा सकूं। इसलिए, और ये अंतर इतना ज्यादा कंट्रास्ट में, आपने छत्तीसगढ़ का देखा, क्या स्वीप थी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ पार्टी, और लोकसभा में क्या हुआ? आपने राजस्थान देखा, आपने दिल्ली देखा, आपने मध्य प्रदेश देखा, आप लाइन से देखिए, हर जगह पे आपको ये ट्रेंड दिखाई देगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो रीजनल छत्रप हैं, आज की तारीख में आप एक टेंडेंसी और पाएंगे, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस वाले भी और इंक्लूडिंग कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री भी, आप ये पाएंगे धीमे धीमे नरेंद्र मोदी पे सीधा हमला करने से बच रहे हैं, कतरा रहे हैं। यहां तक कि राजस्थान में, विजय जी आप तो राजस्थान से भली भांति परिचित हैं, मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं, ये नारा चला था और कांग्रेसियों ने चलाया था, किसी दूसरे ने नहीं चलाया था। आज आप केवल इस नारे को हर राज्य में रेप्लिकेट कर दीजिए और उस राज्य के भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम रानी की जगह लगा दीजिए, यही इक्वेशन हर जगह पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।